कभी फिर लौटकर इस इश्क के किस्से तलाशेंगे, पुराने पानियों में चांद के टुकड़े तलाशेंगे। क्या बात है। और शेर यूं है कि नहीं अब जिंदगी भर दूसरा कुछ काम करना है, नहीं अब जिंदगी भर दूसरा कुछ काम करना है, वो जब मिल जाएगा तो उसको ही फिर से तलाशेंगे। क्या बात है। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी की तुम गुहार दो। मित्रों नमस्कार, मैं क्रांति पांडे आप सभी के मध्य पुनः उपस्थित हूँ आरंभ अनुष्ठान के इस नवीन एपिसोड में। जी हाँ, आज हमारे मध्य उपस्थित हैं एक देश भर के जाने माने ऐसे रचनाकार, कथाकार या यूं कहें गजलकार, कोई भी विधा उनसे छुपी हुई नहीं है। हमारे मध्य आज उपस्थित हैं आदरणीय पंकज सुबीर सर। तो मैं बड़े ही सम्मान के साथ उनका इस पटल पर स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ सर, प्रणाम करती हूँ। जी नमस्ते। एक पंक्ति है सर की जो मुझे बहुत प्रिय है, अभी समझाएं क्या तुमको, जी। अभी तुम इश्क में हो, अभी तो बस दुआएं लो, अभी तुम इश्क में हो। जी हाँ, आप सभी ने सुना होगा ये प्रसिद्ध पंक्तियां जिनकी हैं, आज उनके मध्य बैठने का सौभाग्य मिला है। जानते हैं सर के मुख से उनके ही विषय में। तो सर, सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे यह रहेगा कि आपका जो जन्म स्थान है वो सीहोर है या यहाँ के आसपास की कोई ऐसी दिव्य भूमि है? क्योंकि ये जो साहित्यिक सृजन है आपका अनवरत चलता रहता है, और क्योंकि मैं और मेरे समकक्ष जितने भी शोधार्थी हैं पढ़ते रहते हैं और लगता है अब बस सर अभी और रचनाएं आपकी। जी मेरा ये भी है सर, उन रचनाओं में एक भी ना शब्द, ना भाव, ना दृश्य और ना ही घटनाएं रिपीट नहीं होती। ये बहुत बड़ी बात है। मेरा जन्म स्थान असल में सीहोर का तो नहीं है, मैं तो यहाँ पर मेरी शिक्षा हुई है पूरी। मेरा जन्म स्थान होशंगाबाद जिले में एक तहसील है सिवनी मालवा, नर्मदा के किनारे है, वहाँ मेरा जन्म है। क्योंकि पिताजी चिकित्सक डॉक्टर हैं और सरकारी सेवा में थे, तो जहां जहां उनके ट्रांसफर होते रहे वहां वहां हम साथ साथ घूमते रहे। तो उस समय उनकी पहली पोस्टिंग जो थी वो सिवनी मालवा में हुई थी और सिवनी मालवा में ही मेरा जन्म हुआ था। वाह जी, तो मतलब पिताजी का स्नेह अभी भी आप पे बना हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर माताजी भी? हाँ, माताजी असल में माताजी ने ही पढ़ने के संस्कार मुझ में डाले। हालांकि यद्यपि वो ग्रामीण महिला रही हैं, छोटे से गांव से आती थी, उनकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज्यादा नहीं हो पाई क्योंकि 13-14 साल की उम्र में तो शादी हो गई थी। हाँ, पहले के जमाने में। तो लेकिन उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। तो जब मुझे थोड़ा मैंने घर में होश संभाला तो मैंने देखा कि घर में पत्र पत्रिकाओं का, उपन्यासों का ढेर लगा रहता था और वो दिन भर पढ़ती रहती थी। क्या बात। तो निश्चित रूप से आपके आसपास जो भी माहौल होता है आप उसी से प्रभावित होते हैं। तो बस मुझे भी पढ़ने के संस्कार आ गए उनसे और शायद उसी पढ़ने के संस्कार से लिखना शुरू हो गया। क्या बात है, ये बड़ी बात होती है सर, क्योंकि महिलाएं आमतौर पर इतना अध्ययन करती नहीं जी जी है। जी जी। तो सर इसके बाद आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो वहीं से हुई? हाँ, प्रारंभिक शिक्षा का तो मेरा ये रहा कि जहाँ पापा का शुरुआत में बहुत स्थानांतरण हुए, तो सिवनी मालवा के बाद हम लोग शाजापुर जिले में एक और तहसील है सुसनेर, वहां पर पापा का स्थानांतरण हुआ। तो फिर वहां हम लोग गए, वहां मेरी स्कूली शिक्षा की शुरुआत वहीं हुई। फिर उसके बाद में पापा का ट्रांसफर फिर एक बहुत छोटे गांव में कहीं हो गया, रामगढ़ करके। तो फिर हम लोग उज्जैन में रहे, तो मेरी 1 या 1.5 साल की स्कूल शिक्षा फिर उज्जैन में हुई। फिर वहां से पापा का ट्रांसफर आष्टा सीहोर जिले में एक जगह वहां हो गया, तो फिर बाकी एजुकेशन फिर वहां हुई। फिर वहां से इछावर, फिर उसके बाद ज्यादातर हिस्सा सीहोर जिले में ही गुजरा। और फिर इछावर में मेरा स्कूल का लगभग ये मानकर चलिए कि पूरा एजुकेशन स्कूल का वहीं हुआ। कॉलेज का एजुकेशन भी मैंने इछावर कस्बे से अप डाउन सीहोर करके यहीं सीहोर के कॉलेज में किया। तो बस इसी तरह से यायावर की तरह सारी शिक्षा हुई है। बिल्कुल सर, मैंने भी पढ़ा था कहीं पे कि ये जो यायावरी है जी, वो एक रचनाकार के जीवन में वैसे भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, और उसी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहा भी गया है, संस्कृत में कहा गया है कि लेखक के लिए सबसे जरूरी होता है कि वो देशाटन करे, वो यात्राएं करे। जब तक वो यात्राएं नहीं करेगा, जब तक वो नया नहीं लिख पाएगा। यथार्थ।
तो इसके पश्चात जब आप साहित्य से जुड़े तो पहले अध्ययन तो ठीक है, इसके बाद जब आपने लिखना शुरू किया तो प्रारंभिक रचना, सबसे पहली रचना कौन सी है आपकी? मुझे याद पड़ता है कि उन दिनों में धर्मयुग बहुत पढ़ता था। धर्मयुग में एक आध दो कहानियां छपती थी, वो मैं पढ़ता था लोगों की। और बाकी तो जो जैसी महिलाओं की पत्रिकाएं भी पूरी आती थी घर में, सरिता, मुक्ता, गृहशोभा, मनोरमा, ये सब आती थी, तो वो सब भी मैं पढ़ता था। तो उसमें भी कहानियां होती थी। वो सब कहानियां बहुत छोटी छोटी सॉफ्ट स्टोरीज होती थी, जो कि महिला पाठकों के लिए होती थी। तो मैंने शुरुआत में जो लिखा वो सब उसी पैटर्न पर लिखा। तो पहली कहानी तो मुझे लगता है कि वो मेरे पास है भी नहीं, क्योंकि वो मैंने लिखी थी, फिर वो कहाँ गई, उसका नाम मुझे याद है कि वो लाल शर्ट नाम से एक कहानी थी। अच्छा। पर वो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो मेरे पास है भी नहीं है। पर उसके बाद फिर मैंने एक होली पर कहानी लिखी थी, रंग अपने पर आए। जी। तो वो कहानी लिखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कहानी तो ठीक लिख गई है, लेकिन इसका मैं क्या करूं, कहाँ भेजूं। तो उसी ऊहापोह में वो कहानी, ये मानकर चलिए कि लगभग 7-8 साल रखी रही। अरे वाह। और वो रखी रही। फिर अचानक 1998 में, क्योंकि होली पर लिखी थी कहानी, तो अचानक एक दिन मैंने उसको देखा, उस कहानी को, तो मुझे लगा कि इस कहानी को कहीं भेजना चाहिए ताकि ये छपे कहीं। तो फिर मैंने दैनिक भास्कर की पत्रिका मधुरिमा में वो कहानी भेजी और वो कहानी छप गई 1998 में। तो बस वहां से वो सफर शुरू हो गया, यात्रा आरंभ हो गई। तो वो जो पहली आपकी कहानी थी लाल शर्ट, तो वो उसकी कुछ मतलब वो एक प्रेम कहानी थी, इतना तो मुझे याद है कि वो प्रेम कहानी थी। और स्टोरी मुझे याद है कि वो एक प्रेम कहानी थी, जिसमें एक जो लड़का और लड़की हैं, जो प्रेमी हैं, दो विभिन्न धर्मों के होते हैं। अच्छा। और वो लड़के को लाल शर्ट पहनना बहुत पसंद होता है, कि वो हमेशा लाल शर्ट पहनता है। तो वो शहर में एक बार सांप्रदायिक तनाव हो जाता है, और वो बहुत सारा घटनाक्रम मुझे अब तो पूरा तो याद नहीं है, लेकिन वो उसे दिखता है लड़की को कि वो लाल शर्ट पहने हुए लड़का आ रहा है उसे बचाने के लिए। वो पास आता है तो देखती है कि वो पूरा खून में तरबतर है, उसके कारण उसकी शर्ट लाल है, पर फिर भी वो उसे बचा ले जाता है। ऐसा कुछ था उस कहानी में। तो बहुत कम स्मृति है अब तो, बहुत मिलाकर वो प्रेम कथा थी। हाँ, प्रेम कथा थी। इसके अलावा सर आपकी महुआ घटवारिन जो है, वो भी बहुत ही अच्छी, उसके अंदर तो कहानियों के अंदर ही कहानियां चल रही होती हैं। बिल्कुल। और काफी अच्छी है। तो सर वो यथार्थ पर कितने हैं? यथार्थ पर तो वो बहुत ज्यादा नहीं है, पर क्या होता है कि जैसे उसमें दिखाया है मैंने, स्थानांतरण हो जाता है और वो कस्बा छोड़कर चले जाते हैं। तो हम लोगों का जब भी कहीं से स्थानांतरण होता था तो हमें बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि हम एक पूरा मित्र मंडली बना चुके होते थे, हमारे स्कूल के मित्र हो जाते थे, जुड़ाव हो जाता था। फिर वहां से उसको छोड़ना और फिर आगे बढ़ चलना, और उन सबको भूलकर नई जगह, नए लोगों के बीच में जाना और फिर नए मित्र बनाना, वो बहुत बहुत कष्टप्रद होता था। तो मेरी कई सारी कहानियों में वो विस्थापन आता है, वो बिछो आता है कि जहां हम छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं। तो महुआ घटवारिन में भी वही है कि वो प्रोफेसर आनंद छोड़कर सब कुछ चले जाते हैं उस कस्बे को, और बरसों बाद लौटते हैं। बिल्कुल। तो वो एक चीज सच है कि हाँ, वो चीज मैंने अपने जीवन से उठाई है कि चीजों को छोड़कर आप आगे निकल जाते हैं। बिल्कुल सर। ये जो आपकी अभी पिछले वर्ष या यूं कहें 2020 के लगभग, जहाँ तक मुझे याद है, प्रेम नाम से आपकी। हाँ, प्रेम। जी। तो सर उसकी भूमिका में आप क्या कहना चाहेंगे? वही मैंने कहा ना कि मैंने शुरुआती दौर में बहुत सालों तक, मतलब ये मानकर चलिए 1998 में पहली मेरी कहानी छपी थी। तो वहां से लेकर लगभग 2005-06 तक, मतलब 6-7 साल तक मैंने इस तरह की छोटी छोटी कहानियां खूब लिखी। ओकेजनली लिखी, प्रेम पर लिखी, कुछ ऐसी लिखी जो संबंधों पर होती थी, पति पत्नी के या भाई बहन के या दूसरे तरह के संबंधों पर होती थी, और कुछ कहानियां जो प्रेम की होती थी। तो ऐसी कहानियां लगभग 70-75 कहानियां हैं। तो उसमें से मैंने उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटकर 3 उसके कहानी संग्रह बना दिए। जो होली की कहानियां थी वो सब होली में है, जो रिश्तों पर आधारित थी वो सब रिश्ते नाम की किताब में है, और प्रेम की जितनी कहानियां थी वो सब प्रेम नाम की उस किताब में संकलित करती हैं। तो वो
वो सारी प्रेम कथाएं हैं जो उसमें से ज्यादातर कहानियां जो है वो मतलब समाचार पत्रों की जो महिला परिशिष्ट आते हैं उसमें छपी हुई हैं। अच्छा। उसी के लिए लिखता था, क्योंकि मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि जो महिला पाठक है वो जैसे मैंने देखा, घर में भी मैंने देखा काम करते हुए महिलाएं जैसे ड्राइंग रूम में जाती हैं और महिला मधुरिमा या जो भी आता है उसको उठाकर अपने बिस्तर के नीचे रख देती हैं कि इसको शाम को पढ़ेंगे या रात को पढ़ेंगे, तो पढ़ती अवश्य हैं। तो मैं उनको हमेशा ऐसी कहानी देना चाहता था जो उनको दुखी ना करे, जो उन्हें खुश कर दे, कि मेरी कहानी पढ़कर उन्हें अच्छा लगे। तो वो प्रेम कहानियां सारी ऐसी प्रेम कहानियां जो कि बहुत दुखांत प्रेम कहानियां नहीं, एक दो कहानियां हैं जो दुखांत है, लेकिन ज्यादातर कहानियां ऐसी हैं जो कि खुश कर देंगी आपको। जी सर, एक प्रश्न और मन में आता है कि जैसे आपने जब लिखना शुरू किया तो प्रारंभ आपका कहानियों से ही हुआ, बिल्कुल, फिर ये गजल इतनी अच्छी जो आती है आपकी। मुझे असल में क्या था कि मैं जब मुझे याद पड़ता है कि उस समय सुनने सुनाने की या क्या संगीत सुनना उसकी कोई तमीज नहीं थी मुझे बिल्कुल भी जी। तो उस समय 80 के बाद का 80 का दशक था वो, तो हमारे घर में वो रिकॉर्ड प्लेयर आ गया था जो इसमें बड़े से रिकॉर्ड होते थे पहले, उनको बजाया जाता था। तो उसी दौरान हम लोग फिल्मी गाने सुनते थे, उसमें फिल्मी गीतों के रिकॉर्ड लाते थे। तो हमारे यहाँ एक पापा के साथ एक सिंचाई विभाग में इंजीनियर थे, वो अक्सर हमारे घर आते थे, दोनों पति पत्नी। तो वो एक दिन आए तो मैं गाने सुन रहा था, कुछ बड़े फुहाड़ से गाने थे, वो नहीं सुन रहा था, वो स्कूल में जो सुने जाते हैं। तो उन्होंने मुझे डांटा, उन्होंने कहा नहीं अब मैं तुम्हें एक रिकॉर्ड दूंगा तो मुझसे सुनना। तो फिर उन्होंने दूसरे दिन जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के गजल का एल्बम दिया दो। तो मुझे समझ कुछ नहीं आया, लेकिन मुझे अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। तो अच्छा लगा तो फिर मैंने और ढूंढ कर सुनना शुरू करा। पंकज उदास की गजलें सुनी, जगजीत सिंह की पूरी गजलें सुनी उस समय तक जो भी आई थी। तो गजलों से मेरा जुड़ाव होता चला गया। तो मैंने लिखना भी शुरू कर दिया। मतलब ये स्कूल के ही दौर की बात है कि मैंने गजलें लिखना भी शुरू कर दिया। अब वो गजलें पढ़ता हूँ तो हंसी आती है कि कितना अजीब सा लिखता था। लेकिन फिर धीरे धीरे चूंकि गजल का व्याकरण बहुत कठिन होता है, तो फिर उसको सीखना शुरू करा और कुछ उस्तादों से सीखा, कुछ अपने स्वाध्याय से सीखा। एक चूंकि संगीत बहुत सुनता था तो रिदम तो थी अंदर, तो वो रिदम के कारण ये हुआ कि जब गजल लिखना शुरू करा तो वो रिदम बीट्स पकड़कर लिखना शुरू करा। फिर बाद में व्याकरण जब सीख लिया तब तो फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ी। तो ये कह सकते हैं कि मैंने गजल से ही साहित्य लिखना शुरू किया था। अच्छा। हाँ, और सबसे पहले गजल ही लिखी थी। जो आज भी बहुत सारी गजलें हैं जो कच्ची पक्की हैं, वो डायरियों में बंद पड़ी हुई हैं। वो तो खैर अब सामने लाने वाली गजलें नहीं हैं, लेकिन बाद में जो लिखी हैं वो फिर एक दो संग्रहों में सामने आ गई जी। और इसके अलावा सर गीत भी हैं आपके कुछ? हाँ, असल में वही होता है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हर एक लेखक जो होता है वो कविता से ही शुरुआत करता है। बिल्कुल। उसके बाद वो दूसरी विधाओं पर जाता है। कविता जो है वो एक लेखक को भाषा की तमीज सिखाती है, और कविता लेखक को ये सिखाती है कि कम शब्दों में आपको बड़ी बात कैसे कहनी है। तो उसको वो शब्दों की फिजूल खर्ची नहीं करता है फिर लेखक। तो जब मैंने गजलें लिखना शुरू की तो चूंकि गजल का मीटर अगर आपको समझ में आ जाए तो छंद आपको पकड़ में आ जाता है। तो फिर मैंने गीत भी लिखे, फिल्मों के लिए भी लिखे। अभी भी एक फिल्म के लिए 2 गीत अभी लिख कर दिए हैं मैंने, उनकी रिकॉर्डिंग चल रही है। तो गीत मुझे लिखना अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत पहले धर्मयुग में एक गीत पढ़ा था, समय की शिला पर मधुर चित्र किसी ने बनाए किसी ने मिटाए, किसी ने लिखी आंसुओं से कहानी, किसी ने पढ़ा किंतु 2 बूंद पानी। ये रमानाथ अवस्थी जी का गीत था, और वो गीत मेरे मन पर इतना अच्छे से अंकित हो गया कि मुझे आज भी पूरा याद है, जबकि उसको पढ़े हुए जाने कितने साल बीत गए। उस गीत की शायद उस गीत के सम्मोहन में मैं गीत लिखता हूँ कि कभी वैसा गीत मैं भी लिख पाऊँ एक आध। बाकी जितने गीत हैं सर उसमें नयापन तो लगता ही नहीं है कि बिल्कुल नए हैं। हाँ। या इसमें कुछ सीखा गया है, ये बिल्कुल परिपक्व होते हैं। तो ये चीज भी एक अपने आप में अद्भुत है। सर अभी आपका एक नया उपन्यास आया था
सर। हाँ। रुदादे सफर। हाँ। तो रुदादे सफर की जो जमीन है बिल्कुल देह दान पर है। हाँ, हाँ। जहाँ तक मैं उसे समझ पाई हूँ। सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि ये कैसी मतलब विचारधारा को आप उस उपन्यास के माध्यम से प्रकट करना चाहते हैं? या एक चीज और है कि जैसे भोपाल की एक एक गलियां और इसके अलावा वहां से जुड़ी हुई सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें भी हैं, मतलब कई दृश्य एक साथ चलते हैं। असल में रुदादे सफर जब मेरी बड़ी बेटी का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, भोपाल के ही चिरायु मेडिकल में एडमिशन हुआ, तो जब वो पहली बार उन लोगों को फर्स्ट ईयर में ही एनाटॉमी होता है जिसमें डिसेक्शन वगैरह और वो सब होता है, तो मैंने उससे पूछा कि कैसा अनुभव रहा, क्या रहा। तो उसने कहा कि पापा बस देखते रहते हैं, क्योंकि हम लोग एक एक बॉडी के ऊपर 25-25, 30-30 लोग काम करते हैं, तो समझ कुछ नहीं आता। तो मैंने पूछा कि क्यों इतनी बॉडीज कम क्यों है, तो उसने वही बताया कि बॉडीज मिलती ही कहाँ है। तो मुझे लगा कि हम लोगों को डॉक्टर्स भी तैयार करने हैं, अच्छे डॉक्टर्स भी तैयार कर रहे हैं, लेकिन सुविधाएं तो नहीं है कुछ भी। तो लोग देहदान अगर नहीं करेंगे तो ये बच्चे पढ़ेंगे कैसे? और हम वही पुरानी परंपराओं में अटके हुए हैं कि अगर आपने बॉडी का ठीक से अंतिम संस्कार नहीं किया तो आपकी आत्मा भटकेगी, जबकि गीता में साफ कहा है कि आत्मा एक अलग चीज है और शरीर एक अलग चीज है। उस शरीर से आत्मा का कोई लेना देना ही नहीं है। हमने कोरोना काल में देखा कि कितने अंतिम संस्कार ठीक से हुए, कितने परिवार वालों ने किए, उन बॉडीज का क्या हुआ, कितनी तो नदियों में फेंक दी गई। तो क्या उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलेगी? सब आत्माएं तो सब स्वतंत्र हो जाती हैं देह छोड़ने के बाद, तो फिर उस देह से क्यों मोह करना? अगर उसके ऊपर काम करके आपके बच्चे अच्छे डॉक्टर्स बन सकते हैं। आज मैंने सोचा कि मेरी उस बेटी को अगर 2-3 लोगों के बीच में एक बॉडी मिली होती तो वो शायद ज्यादा अच्छे से काम कर पाती। और चूंकि फर्स्ट ईयर में केवल 3 महीने के लिए वो काम करना होता है, अब तो उसे वो फिर से अवसर मिलेगा नहीं। उस समय जो सीखा बस वही उसे याद है। तो इसीलिए देहदान तो बहुत जरूरी है, करना भी चाहिए हम सबको। हमारी तो परंपरा है कि दधीची ने अपना देह का दान कर दिया था अस्थियां देने के लिए। तो ये सब चीजें हमको समाज को फिर से सोचना पड़ेगा। और भोपाल चूंकि मैं रहा हूँ, पापा का ट्रांसफर 91 से लेकर 94 तक पापा पोस्टेड रहे भोपाल में। भोपाल मेरा सबसे पसंदीदा शहर है। मैं दुनिया में कहीं भी घूम लेता हूँ, लेकिन मुझे जो सुकून भोपाल में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। मतलब मैं अपनत्व है। मैं लंदन में भी था, लंदन घूम रहा था, तो मैंने वहां भी तेजेंद्र शर्मा जी से कहा कि पर भोपाल सबसे सुंदर है। लंदन होगा अपनी जगह सुंदर, लेकिन भोपाल सबसे सुंदर है। तो इसीलिए इस उपन्यास में भोपाल बहुत आता है। जी सर, और यथार्थ है बिल्कुल। सर इसके अलावा जो देहदान की प्रक्रिया है वो अपने आप में ही एक अलग है। बिल्कुल। उसको करने के पश्चात कोई ये नहीं रह जाता कि वह वरत्व को प्राप्त नहीं हुआ। कितने बच्चे उससे सीखते हैं। बिल्कुल। और कितनी अच्छे से मतलब जानकारियां कलेक्ट कर पाते हैं प्रैक्टिस करके। बिल्कुल। और कितने अच्छे डॉक्टर निकलते हैं। तो ये बिल्कुल एक बहुत ही अच्छा उपन्यास है सर, अपने आप में बिल्कुल अलग विषय को लेते हुए। सर इसके पश्चात आपके भी एक मतलब नया कहानी संग्रह आप जोया देसाई कॉटेज हम सभी को मिला है पढ़ने के लिए। वो भी अपने आप में मतलब ऐतिहासिकता को दर्शाता हुआ फिर वास्तविकता मतलब यथार्थ पे आता है। इसके अलावा सर एक और थी चौपड़े की चुड़ैल। वो अद्भुत था सर। उसी को रिलेट किया गया है या सर इसमें और कुछ? नहीं, इसमें सब नई कहानियां हैं। नहीं सर, कहानियां तो बिल्कुल नई है। हाँ। और उनकी विषय वस्तु भी बिल्कुल नई है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब मुझे ऐसा लगा कि उसमें पुट है उस चीज। हाँ, जैसे एक खजुराहो कहानी है उसमें। हाँ। खजुराहो कहानी में एक रिफ्लेक्शन जैसा है जी। चौपड़े की चुड़ैलें कहानी का। बाकी जैसे उसमें जैसे एक स्थगित समय गुफा के फलाने आदमी जो कहानी है वो तो पूरी कोरोना के समय पर है कि कोरोना के समय में जैसे मानवीयता समाप्त हो गई थी, परिवारजनों की ही समाप्त हो गई थी, वो कहानी उस पर है। फिर एक है ढूंढ चले जो हैं काहू के संगे। वो मनोविज्ञान की कहानी है कि जिस तरह से आजकल व्हाट्सएप पर लोगों को ट्रोल किया जाता है, राजनीतिक कारणों से परिवार में विवाद हो जाते हैं। हम देख रहे हैं कि परिवार टूट रहे हैं। अगर आप एक राजनेता के समर्थक हो और आपके परिवार में दूसरा कोई दूसरे का समर्थन करता है तो उस पर से ही परिवार टूट रहे हैं। उसमें से भाई भाई के बीच में झगड़ा हो रहा है। तो
तो मुझे लग रहा है हमें खतरनाक समय में खड़े हुए हैं कि हम एक दूसरे की असहमतियां स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो वो कहानी उस पर है। तो इस तरह से छोटी छोटी एआई पर एक कहानी है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी आया है, उस पर एक कहानी है कि राम स्वरूप अकेला नहीं जाएगा। अच्छा। तो इस तरह से सब अलग अलग विषयों की कहानी है उसमें। जी सर, मतलब एक विषय पर नहीं है, जैसे होली हाँ, वो तो पूरा ये मानकर चलिए वो तीनों कहानी संग्रह तो एक ही विषय पर केंद्रित थे, लेकिन इसमें तो सारी कहानियां, हाँ, सब कहानियां बिल्कुल अलग अलग विषयों पर हैं। जी सर, इसके अतिरिक्त आपकी एक और जो कहानी संग्रह है, रचना कसाब गांधी, वो बिल्कुल यथार्थ पर सर लगता है उस दृश्य को आपने बिल्कुल देखा है, परखा है, फिर लिखा है। ऐसा क्या है सर उसमें? असल में जब मैंने मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि कोई भी अपराधी, जो गांधी ने कहा था कि पाप से घृणा करो, पापी से मत घृणा करो, तो मुझे लगता है कि हर एक अपराधी जो होता है वो अपराधी माँ के पेट से अपराधी नहीं पैदा होता, समय और परिस्थितियां उसे अपराधी बना देती हैं। एक तो हमारे समाज में सबसे पहले जो आर्थिक असमानता की खाई है कि जो अमीर हैं वो बहुत अमीर हैं, जो गरीब हैं वो बहुत गरीब हैं। तो गरीब आखिरकार होता ही है कि वो फिर अपराध में उतर जाता है। तो कसाब को जब फांसी दी जा रही थी तो उसका अंतिम स्टेटमेंट पेपर में छपा था कि मेरी माँ को बता देना। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगा कि अंततः कितना ही बड़ा अपराधी हो, कितना ही बड़ा हत्यारा हो, कुछ भी हो, लेकिन उसकी माँ की तकलीफ जो उसके जाने के बाद होगी वो दुनिया की हर माँ की एक जैसी होगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई अपराधी की माँ नहीं रोएगी, निश्चित रूप से किसी अपराधी की माँ को कष्ट नहीं होगा। तो मुझे वहां से लगा कि हिंसा और अहिंसा के बीच के द्वंद्व को दिखाना हो तो फिर सबसे अच्छी बात यह है कि आप महात्मा गांधी के सामने से खड़ा कर दो कसाब को लाकर। मेरे लिए अच्छी बात यह थी कि महात्मा गांधी यरवदा जेल में रहे थे और कसाब भी यरवदा जेल में रखा गया था। तो मेरे लिए वो रूपक गढ़ना आसान था क्योंकि एक ही जेल में दोनों रहे हैं, तो उनका आमना सामना कराया जा सकता। और मैंने जो मैंने जाना था कि कसाब ने जेल में रहते हुए महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा था, किताबें मंगवा के पढ़ी थी कुछ। अच्छा। तो फिर मुझे लगा कि हाँ, एक रूपक गढ़ा जा सकता है कि उनके बीच में हिंसा और अहिंसा के बीच में एक द्वंद्व हो और दोनों अपना अपना पक्ष रखें। और जाहिर सी बात है, एक लेखक होकर मैं हिंसा को तो विजयी आखिरी में नहीं दे सकता, अहिंसा को ही हम जीत दिलाएंगे। तो वही करा मैंने। तो वो उसके बहाने से कसाब एक प्रतीक है, महात्मा गांधी एक प्रतीक हैं, उनके बहाने से वो हिंसा और अहिंसा के बीच की एक संघर्ष है जिसको मैंने उस कहानी में दिखाने की कोशिश की। संवाद भी उसके ऐसे हैं सर कि बिल्कुल आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि ये देखा हुआ है। गांधी मुझे बहुत प्रिय है, मतलब मैं गांधी को बहुत पसंद करता हूँ। मेरी कहानियों में गांधी आ जाते हैं या गांधीवाद आ जाता है। और जैसे जिन्हें जुर्म इश्क पे नाज था मेरा उपन्यास, उसमें गांधी है, बहुत प्रमुखता से है गांधी, वो पूरी विचारधारा ही गांधी की है। उसके बावजूद भी मैं गांधी के कमजोर पक्षों पर भी बात करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि गांधी को मैं भगवान नहीं बनाना चाहता, गांधी इंसान थे। तो इंसान का दोनों पक्ष होता है। कोई भी दुनिया में कोई इंसान पूरी तरह से परफेक्ट व्हाइट नहीं है और कोई भी परफेक्ट ब्लैक नहीं है। हम सब ग्रे शेड के लोग हैं, थोड़े से बुरे, थोड़े से अच्छे। हम में से कुछ बहुत ज्यादा बुरे हो जाते हैं, कुछ बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा अच्छे गांधी थे, बहुत ज्यादा बुरा हिटलर था। तो इस तरह के कैरेक्टर आते रहते हैं। हम लोग सामान्य हैं, हम 50% बुरे हैं, 50% अच्छे हैं। तो हम ना भगवान बन सकते ना शैतान बन सकते हैं। गुण दोनों ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, एक और कहानी संग्रह जहाँ तक मुझे याद है, हमेशा देर कर देता हूँ। और इसके अतिरिक्त और शायद कुछ छूट रहा हो तो मैं। हाँ नहीं, कहानी संग्रह मेरे जो कहानी संग्रह अभी तक आए, जोया देसाई कॉटेज को मिलाकर 9 कहानी संग्रह। हाँ, तो वो 9 कहानी संग्रह में ये 3 तो रिश्ते, प्रेम और होली ये है। हाँ। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, महुआ घटवारिन, फिर कसाब डॉट गांधी, और उसके बाद चौपड़े की चुड़ैलें। ईस्ट इंडिया कंपनी भी बहुत अच्छी है सर। हाँ। उस पे दिखाया गया है कि कैसे ये यात्रा के दौरान उपमान एक लिया गया। हाँ बिल्कुल। और उस पे कैसे जबरन उसी के स्थान पर दूसरा काबिज हो जाता है। बिल्कुल। हाँ। तो ये बहुत अच्छी, मतलब सामने से कोई चीज ना कहकर अप्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल दर्शाया गया। ये भी अपने आप में अद्भुत है। इसके अलावा इस संग्रह की कोई और कहानियां?
ईस्ट इंडिया कंपनी की तो मतलब वो मेरी सबसे शुरुआती कहानियां हैं, जहां से मैंने ये जो गंभीर लेखन जहां से शुरू होता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की कई सारी कहानियां ऐसी हैं जो कि मुझे पसंद है। जैसे एक और कहानी मरती है, वो उसको मैं ये कह सकता हूँ कि वो भी मेरी पहली कहानी है। जिस तरह से रंग अपने पर आए पहली कहानियां है, उसी तरह से वो भी मेरी पहली कहानी, मतलब वो मेरी पहली कहानी इस संदर्भ में है कि वो गंभीर लेखन की जहां से मैं शुरुआत करता हूं और जो यथार्थ वाली कहानियां लिखना शुरू करता हूं, उसमें वो पहली कहानी है जो हंस पत्रिका में छपती है। 2004 के जुलाई अंक में छपी थी और वहां से कहानीकार के रूप में मेरा कैरियर शुरू होता है जी। कि मतलब यथार्थ वाली कहानियों के साथ, तो वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी में है जी। उसके साथ में वागर्थ पत्रिका जो कलकत्ता से निकलती है, उसके नवलेखन अंक निकले थे 2। एक में मेरी कहानी थी घेराव और एक में थी घिन, वो दोनों भी उसी में है। तो वो शुरुआती मेरी कहानी है उसमें जी। हमेशा देर कर देता हूँ मैं, इस पर कुछ हमेशा देर कर देता हूँ मैं, ये राजपाल एंड सन से मेरा कहानी संग्रह आया। और हमेशा देर कर देता हूँ मैं की जो शीर्षक कहानी है, वो मुझे लगता है कि हम सबके जीवन में ऐसा होता है कि हम सब कुछ बातों में देर कर जाते हैं, उस समय नहीं कर पाते, जब वो करना होता है टाल जाते हैं। हम प्रतीक्षा करते हैं कोई अच्छे समय की, और हम ये नहीं जानते हैं कि अच्छा समय वही था जब आप उस काम करने का फैसला ले चुके थे, लेकिन आप उसे टालते रहते हैं। तो वो हम सबके जीवन की एक वो परेशानी बनी रहती है। तो उस संग्रह की कहानियां, वैसे तो उसमें सब अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन वो मुख्य कहानी मुझे ज्यादा पसंद है। एक वो है और एक उसमें कहानी है जो हंस में छपी थी, वो उसका नाम थोड़ा सा विचित्र है, इलोई इलोई लामा सबाख्तानी। वो भी सांप्रदायिक दंगों की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है और उस कहानी को लोगों ने बहुत पसंद किया। मैं बार बार सांप्रदायिकता के खिलाफ कहानियां जरूर लिखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरी ड्यूटी है कि मैं सांप्रदायिकता के खिलाफ लोगों को सचेत कर सकूं। निश्चित रूप से अगर मेरी कहानी 1000 लोगों ने पढ़ी और एक व्यक्ति के मन में भी अगर सांप्रदायिकता के खिलाफ कुछ भी मैं पैदा कर पाया, तो मुझे लगता है कि मेरा काम पूरा हो जाता है। तो एक लेखक के रूप में वो मेरी जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से सर, होना भी चाहिए, क्योंकि दिशा दिखाने का काम तो साहित्यकारों में होता है। बिल्कुल। सर, इसके अतिरिक्त गजलों की बात हुई थी। हाँ। तो कुछ गजलें हमारे श्रोता आपसे सुनना चाहेंगे। बिल्कुल। मैं शौकिया लिखता हूँ, मतलब मेरे लिए ही लिखता हूँ। मैं कहीं मंचों पर पढ़ने नहीं जाता। मुझसे बहुत लोग कहते हैं, मंचों पर बुलाते हैं, पर मैं मुझे पसंद नहीं है, मैं अपने लिए लिखता हूँ। तो एक गजल है मेरी, जो मेरी पसंदीदा गजल है जी। कभी फिर लौट कर इस इश्क के किस्से तलाशेंगे। वाह। कभी फिर लौट कर इस इश्क के किस्से तलाशेंगे, पुराने पानियों में चांद के टुकड़े तलाशेंगे। वाह। कभी फिर लौट कर इस इश्क के किस्से तलाशेंगे, पुराने पानियों में चांद के टुकड़े तलाशेंगे। क्या बात है। और शेर यूं है कि नहीं अब जिंदगी भर दूसरा कुछ काम करना है, नहीं अब जिंदगी भर दूसरा कुछ काम करना है, वो जब मिल जाएगा तो उसको ही फिर से तलाशेंगे। क्या बात है। और तुम्हारे लम्स भी शायद हों इस यादों की गुल्लक में, तुम्हारे लम्स भी शायद हों इस यादों की गुल्लक में, कभी तोड़ेंगे इसको और वो सिक्के तलाशेंगे। क्या बात है। बच्चों के ऊपर 2 शेर इसमें मैंने कहे हैं जी। एक माँ बाप की तरफ से और एक बच्चों की तरफ से। स्वागत है सर। ये बच्चे चहचहा के चुग के उड़ जाएंगे कल और हम, ये बच्चे चहचहा के चुग के उड़ जाएंगे कल और हम, फिर उसके बाद बस बीते हुए लम्हे तलाशेंगे। क्या बात है, क्या बात है। और मिलेगा सिर्फ सन्नाटा किसी शहरे खामोशा का। वाह। मिलेगा सिर्फ सन्नाटा किसी शहरे खामोशा का, क्या बात। हमारे बाद जब घर में हमें बच्चे तलाशेंगे। क्या बात है, क्या बात है, यथार्थ। और एक इसका शेर थोड़ा सा अलग तेवर का है। बदन जी एक कड़कड़ाता नोट है बचपन के हाथों में, बदन एक कड़कड़ाता नोट है बचपन के हाथों में, जवानी आएगी तो नोट के छुट्टे तलाशेंगे। क्या बात है, क्या बात है। वाह। सर, कोई एक और रचना जो आपको।
चलिए ये कुछ अलग तरह का है। जी। जरा बादल के पीछे छिप गया कुछ देर क्या सूरज, जरा बादल के पीछे छिप गया कुछ देर क्या सूरज, उठाकर फायदा मौके का जुगनू बन गया सूरज। क्या बात है, वाह। जरा बादल के पीछे छिप गया कुछ देर क्या सूरज, उठाकर फायदा मौके का जुगनू बन गया सूरज। और शेर यूं कहा है कि अंधेरे को अंधेरे में समर्थन दे रहा है वो, अंधेरे को अंधेरे में समर्थन दे रहा है वो, जिसे सब लोग कहते थे कि ये है शर्तिया सूरज। क्या बात है। और उतरती शाम जब घुलने लगा था जाके दरिया में, उतरती शाम जब घुलने लगा था जाके दरिया में, तो हमने ओक में अपनी भरा और पी लिया सूरज। क्या बात है, क्या बात है। और बिना सोचे हैं चल देते उसी के पीछे पीछे सब, बिना सोचे हैं चल देते उसी के पीछे पीछे सब। क्या बात। कहा जिसने भी ये कि वो निकालेगा नया सूरज। वाह। और ये शेर है कि हमारे इश्क के पन्नों पे लिखा चांद है केवल। क्या बात है। हमारे इश्क के पन्नों पे लिखा चांद है केवल, हमारे इश्क के पन्नों पे है बस हाशिया सूरज। क्या बात है। जरा बादल के पीछे छुप गया। और एक गजल और सुनाता हूं। स्वागत है सर। हमें मत यह सुनहरा कल दिखाओ, हमें मत यह सुनहरा कल दिखाओ, हमारी मुश्किलों का हल दिखाओ। क्या बात है। हमें मत यह सुनहरा कल दिखाओ, हमारी मुश्किलों का हल दिखाओ, कभी बरसो हमारे दिल पे आकर, कभी बरसो हमारे दिल पे आकर, हमें मत ख्वाब में बादल दिखाओ। क्या बात है। और दिखाओ मत हमारा जिस्म घायल, दिखाओ मत हमारा जिस्म घायल, हमारी आत्मा घायल दिखाओ। क्या बात है, वाह। और हैं कब से ये किनारे सूने सूने, हैं कब से ये किनारे सूने सूने, इन आंखों को कभी काजल दिखाओ। क्या बात है कब से ये किनारे सूने सूने, इन आंखों को कभी काजल दिखाओ, हमें फिर छोड़ देना किंतु पहले, हमें फिर छोड़ देना किंतु पहले, हमें हमसा कोई पागल दिखाओ। पागल दिखाओ। क्या बात है, क्या बात है। और ये शेर कुछ यूं है कि मोहब्बत में जो बरसा आंख से हो, वाह। मोहब्बत में जो बरसा आंख से हो, हमें भी तो वो गंगा जल दिखाओ। क्या बात है, वाह। हमें मत यह सुनहरा कल दिखाओ, हमारी मुश्किलों का हल दिखाओ। वाह वाह, अपने आप में अद्वितीय है। शुक्रिया शुक्रिया सर। इसके अतिरिक्त चलते चलते कुछ हमारे श्रोताओं के लिए और जो अभी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, एक टाइम मैनेजमेंट को लेके पहले भी चर्चा हुई थी हमारी, तो उस पर कुछ आपकी टिप्पणी चाहूंगे। विशेष रूप से सर, आज का जो युवा है वो फोन तक सिमट के रह गया है। बिल्कुल। तो इस पर आपका कुछ। हाँ देखिए, समय का प्रबंधन जीवन का सबसे जरूरी काम है। अगर आप जीवन में समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं तो आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करते हुए चलना पड़ेगा कि आपकी प्राथमिकताएं क्या है। मोबाइल हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है आज के समय, और मोबाइल आपका समय नष्ट कर रहा है, वो एक बहुत छोटा सा नुकसान है आपका। मतलब उसको आप ये मानकर चलें कि वो आपको दिख नहीं रहा है, वो उसके पीछे एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि मोबाइल आपकी एकाग्रता को खत्म कर रहा है। निश्चित रूप से। कि आप मोबाइल पर काम करने के बाद आपका दिमाग एकाग्र होना छोड़ देता है, तो फिर आपको जीवन में आगे बहुत परेशानियां आनी है, क्योंकि आप एकाग्र नहीं बन पाएंगे। और आप किसी भी विषय को जब करने निकलेंगे तो आपका पूरा दिमाग अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित रहेगा। तो मेरे खुद के मोबाइल में सारे सब चीजें सोशल मीडिया डली होती है, लेकिन वो बहुत सुबह मैं 1-2 घंटे देखता हूँ। व्हाट्सएप में कोशिश करता हूँ कि दिन में 2 बार चेक किया जाए, एक बार सुबह और एक बार रात को। दिन में मैं बहुत व्हाट्सएप पर नहीं जाता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी समाचार कितना जरूरी हो सकता है,
यथार्थ कि उस समाचार को नहीं पढ़ने से विश्व युद्ध तो नहीं हो जाएगा। तो हम जो हमारे अंदर है ना कि कुछ छूट ना जाए, कोई समाचार ना छूट जाए, शायद उसके कारण उस व्यग्रता में हम मोबाइल के एडिक्ट होते जा रहे हैं। और ये जो एडिक्ट होना है, ये जो आदी होना है, ये बहुत नुकसान करने वाला है। ये अफीम, चरस और इस तरह की जो ड्रग्स की लत से बड़ी लत है ये, बिल्कुल सही, और ये हमें खोखला कर रही है। तो मेरा तो यही संदेश है कि आप किताबों से जुड़कर तो देखिए, एक बार आप किताबें पढ़ना तो शुरू कीजिए। आप मोबाइल पर ही पीडीएफ के रूप में और ई बुक्स में पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आपको मोबाइल की आदत है तो मोबाइल में पढ़िए, पर अपने दिमाग को सकारात्मक दिशा में तो ले जाइए। अभी तो आप नकारात्मक जा रहे हैं पूरे। व्हाट्सएप विश्वविद्यालय जो है वो आपको पूरा ज्ञान, मैं बीच में गुलजार साहब से कभी मेरी बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि मैंने जितना लिखा नहीं उतना मेरे नाम से तो बट रहा है यहाँ पर। हर कविता के नीचे गुलजार लिख देते हैं और आप मान लेते हैं कि वो गुलजार की है। तो इस सब झूठ परसा जा रहा है और वो झूठ आप सच मान रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे आ रहा है। तो अपने आप को थोड़ा सा मोबाइलों से मुक्त कीजिए और किताबों की तरफ जोड़, किताब नहीं हो तो कुछ भी करिए जिसमें आपका मन रमता हो। आप बागवानी करिए, आप चित्रकारी करिए, जो रुचि हो करिए, लेकिन मोबाइल आपकी सारी रुचियों को समाप्त करके आपको केवल वहीं फोकस कर रहा है, तो वो एक खतरनाक है, उससे तो बचना पड़ेगा। बिल्कुल सर, चलते चलते और कुछ अगर आप कहना चाहें? बस यही कि अगर आप लिखना सीख सकते हैं तो लिखिए जरूर, क्योंकि वो लिखा हुआ ही है, वो किताबें ही हैं। हम कितना ही कुछ कह लें कि एक अवतार आता है, वो अवतार सबको बदल देता है और एक महानायक आता है, वो कुछ नहीं आता है। असल में किताबें बदलती हैं दुनिया को। निश्चित है। अगर किताबें बंद हो जाएंगी, किताबें पढ़ना बंद हो जाएंगी, किताबें लिखना बंद हो जाएंगी, इस दुनिया में जिस दिन लेखक आने बंद हो जाएंगे उस दिन ये दुनिया रहने के काबिल नहीं बचेगी। यथार्थ है सर। तो इसलिए अगर इस दुनिया को रहने के लायक बचाना है तो नई पीढ़ी से लेखकों को सामने आना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी ये दुनिया रहने के लायक बचेगी। नहीं तो ये दुनिया तो उन हाथों में चली जाएगी जो इस दुनिया को नष्ट करना चाहते हैं। एक लेखक ही है जो बचा के ले जाना चाहता है दुनिया को। तो इस पाले में आ जाइए और इस पाले में हमारे साथ लड़िए। बिल्कुल, हम स्वतंत्र हो जाएंगे सोचने के लिए, कुछ अपने विचार व्यक्त करने के लिए। और सर एक चीज और है कि जो रचेगा वही बचेगा, बिल्कुल, किताबें ही बचेंगी। वो एक शेर है किसी का, मुझे अभी नाम नहीं आ रहा, कि जिस्म तो खाक है ये खाक में मिल जाएगा, जिस्म तो खाक है ये खाक में मिल जाएगा, मैं बहरहाल किताबों में मिलूंगा तुम। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है सर। चलिए सर, विदा लेते हैं आपसे, प्रणाम। नमस्कार। तो मित्रों, विदा लेती हूँ आप सभी से। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते, प्रणाम। पुनः भेंट होगी एक नवीन रचनाकार के साथ। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। शुभ संध्या, जय श्री राम, प्रणाम, नमस्ते। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी की तुम गुहार दो।